हेलो प्यारे बच्चों। तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम लोगों को करना है। सवाल वगैरह भी, बहुत सारे केसेस, थोड़ा बहुत बात भी जानना है। तो थोड़ा सा रिपीट करना चाहेंगे हम। आप हमको बताइए कि डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। नॉर्मल डायनेमिक्स और इस डायनेमिक्स में क्या कोई फर्क है? हाँ, कोई फर्क खास नहीं है। उसमें क्या होता था कि हम लोग नॉर्मल जो पार्टिकल डायनेमिक्स वगैरह देखते थे, उसमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन हम लोग कॉमन सेंस से यूज करके बताते थे कि इधर जा रहा होगा, इतने से जाना चाहिए, या मान लेते थे एक्सेलरेशन, फिर उसका वैल्यू पता करते थे। यहां पर सर्कुलर मोशन जब कर रहा हो तो हमको ये पता है कि एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट हो सकता है। एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, along the radius and perpendicular to the radius. along the radius जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो कितना हो जाएगा? v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर इंटू टेंजेंशियल एक्सेल। देखो, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये तो जरूरी ही होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो जरूरी ही होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकता है, और मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर भी हो सकता है और उसके इधर होगा जब स्पीड अप होगा, ऑपोजिट होगा जब स्पीड डाउन होगा, है ना। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दैट विल बी योर टोटल एक्सेलरेशन। दैट विल बी योर ये टोटल एक्सेलरेशन जो होगा ये क्या कहलाएगा? ए नेट वो हो जाएगा ए सेंट्रीपिटल का एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर पूरे का रूट। ए टेंजेंशियल का वैल्यू होता है आर इंटू अल्फा। ओके, हम आपको एक दो बात इसमें बताना चाहेंगे कि जैसे उस डायनेमिक्स में काम करते थे वैसे ही इसमें भी काम करते हैं। क्या काम करते हैं? स्टेप्स क्या क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग फोर्सेज आइडेंटिफाई करते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं? एक्सेलरेशन एज्यूम करते हैं। तो यहां पर पक्की बात है कि एक्सेलरेशन होगा अलोंग द रेडियस एंड अलोंग द टेंजेंट। अलोंग द रेडियस एंड अलोंग द टेंजेंट। अलोंग द रेडियस वाले को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे, अलोंग द टेंजेंट वाले को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब हम फोर्सेज के कंपोनेंट जब ब्रेक करते थे तो अलोंग द एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, यहां पर भी मतलब अलोंग द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस ब्रेक करेंगे, है ना। अच्छा, जो अलोंग द रेडियस फोर्स होगा उसमें टुवर्ड्स द सेंटर नेट फोर्स को हम लोग लिख देंगे m इंटू ए सेंट्रीपिटल, और टेंजेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसको टेंजेंशियल डायरेक्शन के नेट फोर्स को लिख देंगे m इंटू ए टेंजेंशियल। ओके, हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे। कई बार बच्चों को एक चीज लगता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का एक चीज होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लोगों को लगता है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक टाइप का फोर्स है। क्या ये एक टाइप का फोर्स है? नहीं, ये कोई फोर्स नहीं है। ये क्या है? एक जरूरत। ये क्या है? एक माने अगर पार्टिकल को सर्कल पे घुमा रहे हो तो सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स का जरूरत है। उस जरूरत का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। उस जरूरत को पूरा करने के लिए कोई ना कोई वहां होगा, तभी वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। इज दैट ओके? अगर वो जरूरत पूरा नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन होगा ही। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वो जरूरत पूरा हो रहा है। जैसे कि आप जो सबसे सिंपल सर्कुलर मोशन का बात करें, आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत होगा ना। तो उस जरूरत का पूर्ति करने वाला कोई यहां है, तभी वो रिवॉल्व कर रहा है। कौन है वो? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा mv स्क्वायर बाय आर। अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तो वहां जरूर लिखे होंगे कि जेड ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर बाय आर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। तो वही बात है। ठीक, जैसे धरती है, अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ
चंदा मामा चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो मून है, इस मून को सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत है, इस मून को सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत है, और उस जरूरत का पूरा कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका जरूरत का पूरा कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है क्या? और वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके सेंट्रीपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू भले ही Gm1m2/r² होता है, लेकिन वो हमारा क्या करेगा? m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, दैट इज m इंटू v²/r प्रोवाइड कर रहा होगा, अगर ये दूरी r है तो। ठीक है क्या? जैसे और कोई सर्कुलर मोशन तुम अगर देखे होगे तो, जैसे झूला, बिल्कुल सही। मान लीजिए झूला ऐसा ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसको ये एक बड़ा वाला झूला जो है क्या, मेरी गो राउंड तो झूला कोई इंग्लिश में बोलते हैं बे। अच्छा ये वाला मान लो ना, सुनो ना, मान लो ऐसा ही एक झूला है, रस्सी से बॉल को बांध करके ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक? तो ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा और नीचे की तरफ टेंशन, और mg का नेट रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो किसके बराबर होगा? m इंटू ए सेंट्रीपिटल। यहां पे अगर देखोगे तो टेंशन भी नीचे होगा और mg भी नीचे होगा, और दोनों मिलकर के m इंटू ए सेंट्रीपिटल दे रहा होगा। यहाँ t माइनस mg जो होगा वो m इंटू ए सेंट्रीपिटल दे रहा होगा। इज दैट ओके? अगर तुम बचपन वाला झूला देखोगे, बचपन समझ रहे हो ना, घोड़ा वाला नहीं, और इस पे मान लीजिए हमको मतलब एक बच्चा कोई बैठ गया, ठीक है, या ठीक है, अब ये घूम रहा है, तो अब अगर ये घूम रहा है तो इस सर्कल पे घूम रहा है, तो सर्कल के सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत है, वो देने वाला भी कोई है, टेंशन का एक कंपोनेंट है, जो भी cos थीटा sin थीटा जो हो वो अलग बात है, लेकिन टेंशन का एक कंपोनेंट है जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। अगर मान लीजिए घूमना छोड़ दोगे तो रस्सी वर्टिकल रहेगा, जैसे ही घुमाओगे तो रस्सी थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, सो दैट टेंशन का एक कंपोनेंट उसको सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में प्रोवाइड करे। इज दैट ओके? अरे हाँ है ना? बोलो। और कोई एग्जांपल? हाँ बिल्कुल सही। जो अगर सही बात कह रहे हो कि मान लीजिए ये ऐसे है, एक सिलेंडर है और इसमें कोई पार्टिकल जैसे मौत का कुआं में होता है ना, ऐसे घूम रहा है। ओके, तो जब घूम रहा है तो इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत होगा, देने वाला कौन होगा? टेंशन कहां से लगेगा? दीवार के साथ घूम रहा है ना, तो दीवार से मिलने वाला नॉर्मल इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सही में जो मौत का कुआं होता है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है नहीं, तो उसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन भी आ जाता है, फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों का कंपोनेंट मिल करके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है क्या? तो बेसिकली आपका कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये खुद में ये बात बता रहा है कि एक फोर्सेज का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ होगा और उसका नेट वैल्यू होगा m इंटू v²/r। दैट ओके? बाकी अगर स्पीड बढ़ या घट रहा है तो एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी फोर्स होगा जिसका वैल्यू होगा m इंटू ए टेंजेंशियल। दैट ओके? तो इस पे बेस्ड अगर हम सवाल सब करें, एक सवाल हम आपको देते हैं। रुको ना, स्प्रिंग वाला सवाल बाद में। इसको कोनिकल पेंडुलम भी बोलते हैं, ये जो बच्चा वाला झूला हम बोले हैं उसको। तो एक 2 मीटर के रस्सी के सहारे एक पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। कितना केजी का ऑब्जेक्ट रखना चाहोगे बोलो? 5। ठीक है, और ये ऐसे चक्कर लगा रहा है, ये ऐसे चक्कर
लगा रहा है। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि चक्कर लगाने का स्पीड एक यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से चक्कर लगा रहे हैं, इस v का वैल्यू क्या होगा वो पूछा जा रहा है आपसे। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है v का वैल्यू क्या है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टेंशन का वैल्यू क्या है। स्पीड यूनिफॉर्म है और ये गोल गोल चक्कर लगा रहा है, v का वैल्यू बताइए। हाँ जी, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। नहीं तो बताओ तो क्या क्या आएगा फ्री बॉडी डायग्राम में। नीचे की तरफ mg माने 5g, और इधर की तरफ टेंशन, नहीं, और ये वाला एंगल 30 डिग्री। टेंशन के दो कंपोनेंट हम लोग ब्रेक कर लें। इधर वाला कंपोनेंट कितना, t cos 30 डिग्री, और इधर वाला t sin 30 डिग्री। अब एक बात बताओ, ऐसे ऐसे क्यों ब्रेक किए, टेंशन का कंपोनेंट ऐसे क्यों ब्रेक किए? क्योंकि बात ही होता है कि आपको अलोंग द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस ब्रेक करना होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन एक अलोंग द रेडियस तो होगा ही, अंदर की तरफ कितना b स्क्वायर बाई r। अच्छा, r का वैल्यू बता दोगे क्या? ये 2 और ये एंगल 30 डिग्री, और दिस इज योर r। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 sin 30, दैट इज 1। तो अब हम वर्टिकल में बॉल ऊपर नीचे जा रहा है क्या, वर्टिकल में कोई एक्सेलेरेशन है क्या? नहीं। तो वर्टिकल में क्या लिखाएगा, t cos 30 माइनस 5g बराबर, या t का वैल्यू हो जाएगा 5g अपॉन √3/2, दैट इज 100/√3। कोई दिक्कत? लेकिन टेंशन तो पूछ ही रहा है, b भी पूछ रहा है। ये t sin 30 का क्या काम है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना। तो t sin 30 बराबर क्या होगा, m इंटू बी स्क्वायर बाई आर। t की जगह पे वैल्यू रख देते हैं 100√3, sin 30 इज 1/2, m इज 5 इंटू बी स्क्वायर बाई r इज हाउ मच, r इज 1 मीटर। यस और नो? तो यहां से v स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 5 ये 2 से जाएगा तो आएगा 50, 5 से जाएगा तो 10, तो 10/√3, और v का वैल्यू क्या हो जाएगा, √10/√3 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिख लिए हो? आगे बढ़ा जाए। तो ये कोनिकल पेंडुलम का है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अभी आपको v नहीं दिया था, थीटा दे दिया था, कई बार हो सकता है v दे दे थीटा पूछ ले, तो इक्वेशन तो यही आएगा दो, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक जो हॉरिजॉन्टल में, वो सेंटर की तरफ नेट फोर्स आएगा, mv स्क्वायर बाई आर के बराबर लिखेंगे, ठीक है। इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है जिसमें कि ये आप लिख लिए थे ना, हाँ, ये रस्सी को डायरेक्टली यहां नहीं बांधे हैं, एक रॉड है मासलेस, उससे हम इस रस्सी को बांध दिए हैं, ठीक है, और ये स्ट्रिंग भी मासलेस है। अब जो है ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से वो रोटेट कर रहा है, और उसके साथ साथ मतलब ये ब्लॉक जो है वो भी रोटेट कर रहा है रॉड के साथ साथ, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ओमेगा का वैल्यू क्या होगा। फिर से वही काम हम लोग करेंगे, बात समझ में आया? क्या क्या करेंगे, कोई सजेस्ट करो। सबसे पहले तो रेडियस पता करेंगे। नहीं, ये लेंथ कितना हो जाएगा, 5 sin 37, दैट इज 3 मीटर, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, वो तो सवाल वाला ही दिया हुआ है 1 मीटर। तो रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 + 1 दैट इज 4 मीटर। सही कि गलत? एफबीडी अगर बनाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, t, और इधर क्या आ जाएगा 10g, और ये एंगल इज 37
डिग्री, यस और नो। कंपोनेंट किधर किधर ब्रेक करेंगे, अलोंग द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू दी, किसका कंपोनेंट ब्रेक करना होगा हम लोगों को, टेंशन का। इधर वाला क्या हो जाएगा, t cos 37, और इधर क्या हो जाएगा, t sin 37। नहीं तो वर्टिकल में क्या लिखेंगे हम लोग बताओ, t cos 37 डिग्री माइनस 10g बराबर 0, यस और नो। cos 37 कितना होगा, 4/5। तो यहां से t का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, हाँ 125, नहीं 25 5 125, ठीक है। तो t का वैल्यू आ गया 125, और इधर क्या लिखेंगे, t sin 37 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, नहीं तो 125 इंटू साइन 37 कितना हो जाएगा, 3/5 इज इक्वल टू m 10 ओमेगा स्क्वायर इंटू r का वैल्यू कितना 4, r का वैल्यू कितना 4, ओके। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जाएगा तो आएगा 25 या 75, 75/40, एक बार काट दें, 15/8, नहीं ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया, √15/8, ओके। कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का आगे बढ़ूं, मजा नहीं आ रहा है। ये एक मौत का कुआं है, डेथवेल रोटर, एक वर्टिकल सिलेंडर है, कितने रेडियस का, r रेडियस का, उसमें एक बाइक वाला चक्कर लगा रहा। बाइक वाले का टोटल मास है, मैं हालांकि मास से आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी ठीक। और ये कांस्टेंट स्पीड से इस पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कम से कम कितने स्पीड से ये सर्कुलर मोशन करते रहे, यूनिफॉर्म स्पीड से, सो दैट बाइक वाला फिसले नहीं, ठीक है। जरा देखिए करके बताइए, मिनिमम स्पीड ऑफ रोटेशन। भाई इस सवाल का रिजल्ट को याद भी रखना है, ठीक। एक बात बताओ, अगर तुम एफबीडी बनाओगे क्या क्या बनाओगे, एक तो नीचे की तरफ लगेगा, सवाल क्या कह रहा है समझे, कि पार्टिकल ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रहा है बाइक वाला, ठीक है ना, बाइक रोल करते रहता, फिसलते हुए नहीं जाता, वो रोल करते हुए जाता है, उसका चक्का और दीवार के बीच में कोई स्लिपिंग, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। अब जरा हमको बताया, पूछे कि जो यार एफबीडी बनाओ, तो एफबीडी में क्या बनाइएगा आप, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन। नॉर्मल कैसे ऊपर लग जाएगा, नॉर्मल तो कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर लगता है। अगर ये नहीं फिसल रहा है तो फ्रिक्शन बचाने के लिए आया होगा, और इस डायरेक्शन में भी इसको सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत है, तो दीवार इसको नॉर्मल देगा, है ना। फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको फिसलने से बचाएगा, नॉर्मल क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, यस और नो। तो हम लोग n का वैल्यू क्या लिखेंगे, m इंटू ए सेंट्रीपिटल, क्योंकि इस दिशा में सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा, और इस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन माइनस mg बराबर 0। स्मॉल m की जगह कैपिटल M यूज कर लो, खैर फर्क नहीं पड़ता उससे कोई। ठीक, अब यहां से अगर हम देखें तो आपका नॉर्मल का वैल्यू तो m इंटू ए सेंटीपिटल हो गया, ए सेंटीपिटल का वैल्यू कितना होता है, v² r, ठीक। और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, mg के बराबर, ठीक। तुम फ्रिक्शन तो mg के बराबर लिखे हुए हो, और नॉर्मल जो है वो mv² r के बराबर, ठीक। एक बात बताओ कि फ्रिक्शन का वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता, तो फ्रिक्शन शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू μn, यस और नो। तो फ्रिक्शन कितना है mg, और n कितना है
mv स्क्वायर बाई r, यस और नो? तो यहां से m से m कट जाएगा, जी आर बाई म्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू v स्क्वायर, या अगर हम तुमसे पूछे तो v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर बाई म्यू। तो यहां से v का क्या वैल्यू आया? एक मिनिमम वैल्यू आया। कम से कम इस स्पीड से वो चलेगा तब तक तो कितना स्पीड से? कम से कम अंडर रूट जी आर बाई म्यू, इससे ज्यादा होना चाहिए। इससे कम स्पीड से चलेगा तो जो बाइक वाला है वो नीचे स्किड कर जाएगा। हम ये बोलेंगे ना कि ये वाला आंसर जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो इसको याद रखते थे, रट के रखते थे, ठीक। और v मिनिमम आ गया तो ओमेगा भी आ जाएगा, v बाई आर, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? v बाई आर। तो आर से अगर डिवाइड कर देंगे इसको तो यहाँ पे जो आर ऊपर में वही नीचे में आ जाएगा, तो ओमेगा मिनिमम कितना हो जाएगा? अंडर रूट जी बाई आर म्यू। आर से डिवाइड करेंगे एक रूट आर कट जाएगा, यस और नो? ये रिजल्ट हमको चाहेंगे कि आपको याद रखना चाहिए। कई बार ओमेगा का मिनिमम वैल्यू पूछेगा, कई बार म्यू का भी मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। ये वाला रिजल्ट हम याद रखते हैं। एक सवाल ये है कि सॉरी सुनिएगा, एक स्प्रिंग है, उसका नेचुरल लेंथ है 2 मीटर, 10 केजी का ब्लॉक बंधा हुआ है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। अचानक से इस हिंज पॉइंट जो था, एंड पॉइंट जहां बंधा हुआ है, उसके अबाउट हम लोग रोटेट करने लगे उसको 4 रेडियन पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली स्प्रिंग जो होगा वो थोड़ा खिंचा जाएगा, नहीं खिंचाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन, ठीक है। तो खिंचाएगा, कितना से खिंचाएगा? स्प्रिंग कांस्टेंट हम आपको दिए 100 न्यूटन पर मीटर, सॉरी 1000 न्यूटन पर मीटर। करके बताइए, किया जाए इसको, क्या करेंगे जरा बताओ, तुम तो कुछ किए नहीं हो। हाँ हम लोग करते हैं। सुनो बच्चों, प्यारे बच्चों, स्प्रिंग जाएगा खिंचा, नहीं, ओरिजिनल लेंथ कितना था? 2 मीटर, और थोड़ा सा खिंच गया तो टोटल लेंथ कितना हो गया? 2 प्लस, और इस रेडियस के सर्कल पे पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो एफबीडी में क्या आएगा सो बताओ? नीचे की तरफ कितना केजी था? उससे कोई खास मतलब नहीं है कि एमजी और नॉर्मल बना रहे हैं, मास 10 से हमको थोड़ा मतलब होगा, क्या 10G। और एफबीडी में कुछ आएगा क्या बच्चों? इधर की तरफ आएगा, क्या आएगा? स्प्रिंग फोर्स दैट इज kx। तो वर्टिकल में हम लोग क्या लिखेंगे? n माइनस 10G बराबर 0, और हॉरिजेंटल में क्या लिखेंगे? kx बराबर mv स्क्वायर बाई r। नहीं, k कितना? 1000, x कितना पता नहीं, बोलो, और mv स्क्वायर बाई r 10 गुना, अच्छा ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है, तो m ओमेगा स्क्वायर r लिख देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? m ओमेगा स्क्वायर r, काम और आसान हो गया। m ओमेगा कितना दिया है? 4 का स्क्वायर, रेडियस कितना हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा ना, 2 प्लस x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये हो गया 1000 x, और ये कितना हो गया? 160 इंटू 2 प्लस x। तो 1000 माइनस 160, 840 x बराबर 320। तो x बराबर कितना? 320 बटे 840, 17 चौका 68, नहीं 21 चौका 84, 8 चौका 32, 8/20, ठीक है, बोलो
लिख लो इसको, ठीक है। चलो यार, एक कार के स्किडिंग का क्वेश्चन करते हैं। उसमें एक सिंपल आता है और एक बढ़िया आता है, करते हैं उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ये लिख लिए थे क्या? हाँ, सुनिएगा, शायद ये वाला पार्ट तो हम बताए भी हुए हैं। एक कार है जो कि रफ हॉरिजॉन्टल रोड पे चक्कर लगा रहा है, जो कि रफ हॉरिजॉन्टल रोड पे चक्कर लगा रहा है। आर रेडियस का और रोड है, ठीक है। कार एम मास का है, ठीक। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज म्यू, ये पार्ट हम किए हुए हैं म्यू वेलोसिटी से, ठीक। जब म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और हम आपसे कह रहे हैं कि कार इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, माने स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। फाइंड मैक्सिमम सेफ स्पीड, फाइंड मैक्स सेफ वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू व्हाट। शायद इसका चर्चा हम लोग किए हुए हैं। क्या होता है इसका आंसर? अंडर रूट म्यू जी। लॉजिक क्या है उसके पीछे, कैसे आता है? कार का एफबीडी बनाएंगे तो इधर mg और इधर नॉर्मल, लेकिन ये दोनों ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इधर जो सेंट्रीपिटल फोर्स तो इधर चाहिए ना, सेंटर की तरफ ना, कौन देगा? वो कौन देगा? कौन देगा? फ्रिक्शन, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? फ्रिक्शन, ओके। तो नॉर्मल माइनस mg बराबर 0, और फ्रिक्शन विल बी प्रोवाइडिंग, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू ए सेंट्रीपिटल, दैट इज v स्क्वायर बाय। अब दूसरी बात क्या है कि फ्रिक्शन जो है वो हमेशा म्यू इंटू एन से कम होता है। फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा म्यू इंटू एन से, तो फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन, दैट मीन्स एम बी स्क्वायर बाय आर इज लेस देन इक्वल टू, अच्छा एन का वैल्यू कितना है? एम इंटू जी हो जाएगा ना यहाँ से, तो लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू, तो एम से एम कट गया, है ना। तो v शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर, v शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी, यस और नो? तो v का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? v का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट म्यू जी। इससे ज्यादा स्पीड से चलेंगे तो फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में सक्षम। इसमें तुम देखते होगे कि अगर कहीं टर्निंग है तो टर्निंग पे जाकर के बाइक वाला जो होता है वो स्लो हो जाता है, हाँ ना। बरसात में तो और खूब स्लो हो जाता है, क्यों? क्योंकि बरसात में म्यू का वैल्यू और कम, ये सेफ लिमिट है ना। और दूसरी बात की कई बार तुम ये भी देखते होगे कि सड़क है तो उसमें वो स्पीड कम कर लेता है, या फिर अगर स्पीड से चलता है तो बड़ा रेडियस के सर्कल पे चलने का कोशिश करता है ताकि वी मैक्स का वैल्यू थोड़ा ज्यादा रहे। इज दैट ओके? बोलो। तो इस सवाल में परिवर्तन हम करना चाहेंगे। यहाँ पे चलने वाला कौन है? कार है। कार का पहिया फिसल रहा है क्या? पहिया और ग्राउंड के बीच नेट रिलेटिव वेलोसिटी कितना है दोनों का? 0, ठीक है क्या? इसमें सवाल में परिवर्तन आ सकता है, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या परिवर्तन आ सकता है। नहीं,
देखो वो जो सवाल था उसमें क्या चीज बोल रहा था कि कार एक कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, तो फ्रिक्शन जो आता था वो क्या चीज देने के लिए आता था? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तो टेंजेंशियल फोर्स का कोई जरूरत है नहीं। अभी वाले सवाल में अगर तुम ध्यान से देखोगे, सवाल क्या कह रहा है अभी वाले क्वेश्चन में कि वही कार, सेम कार रिवॉल्व कर रहा है रफ हॉरिजॉन्टल रोड ऑफ रेडियस आर। हॉरिजॉन्टल मतलब टिल्टेड नहीं है, ठीक, लेकिन सर्कुलर रोड है, रेडियस कितना है? आर है, ट्रैक सर्कुलर है, उस पे ये कार रिवॉल्व कर रहा है। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए। कार रेस्ट से स्टार्ट हुआ और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड टाइम आफ्टर विच कार विल स्किड। समय बताओ जिस समय के बाद कार स्किड कर जाएगा, ठीक है क्या? पिछले सवाल और इस सवाल में क्या फर्क है सो बताओ। पिछले वाले केस में एक सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत था जो फ्रिक्शन दे रहा था। अभी अगर तुम देखोगे तो अभी वाले क्वेश्चन में क्या होगा, माने हम टॉप व्यू दिखा रहे हैं, जैसे तो फ्रंट व्यू या साइड व्यू देखोगे तो ऐसा आएगा। सुनिएगा मेरी बात, अगर हम ऐसे बनाए एफबीडी तो कार के एफबीडी में क्या क्या आएगा? नीचे की तरफ एमजी और ऊपर की तरफ नॉर्मल और इधर की तरफ तेरी इधर की तरफ फ्रिक्शन। ऐसा था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सो बताओ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार एक्चुअली इस पे अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, टॉप से देखो ना, ऊपर से देखो, ऊपर से देखो तो आपको इस कार का एक्सेलरेशन किधर किधर दिखेगा। अगर कार यहां पर है तो एक एक्सेलरेशन इधर दिखेगा, नहीं ये टेंजेंशियल, एक एक्सेलरेशन इधर दिखेगा, कितना? ए सेंट्रीपिटल, नहीं दो एक्सेलरेशन दिखेगा। तो ए नेट जो टेंजेंशियल होगा ना तभी तो उसका स्पीड बढ़ेगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, दिस इज योर ए नेट, दिस इज योर, जिसका वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए नहीं, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, नॉर्मल तो ऊपर की तरफ है और एमजी नीचे की तरफ है। अगर हम इसको टिल्ट करके देखें तो नॉर्मल कुछ इधर दिखेगा और एमजी नहीं, टॉप व्यू हम दिखा रहे तुमको ये, तो नॉर्मल बाहर की तरफ दिखेगा और एमजी यस और नो। तो हॉरिजॉन्टल में जो घूम रहा है उसमें एक तो टेंजेंशियल फोर्स चाहिए अंदर की तरफ और एक लेफ्ट में सेंट्रीपिटल फोर्स, यस और नो। वो देने वाला कौन है? नॉर्मल दे सकता है कि ये नॉर्मल दे सकता है, इस नॉर्मल का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो सकता है क्या? नहीं, हमको क्या क्या नॉर्मल इधर लग रहा है और एमजी नीचे लग रहा है, और यहां जो कार है, यहां पर जो कार है उसको एक फोर्स तो चाहिए इधर की तरफ सो दैट उसका स्पीड बढ़े, और एक चाहिए इधर सो दैट उसका सेंट्रीपिटल फोर्स मिले। तो अब जो कार यहां पे है वो ये जो हॉरिजॉन्टल, सर एक मिनट दिखाना, जो भी कार यहां पे है इस कार को एक तो चाहिए इधर की तरफ उसका स्पीड बढ़ता हुआ, नहीं इसी से दिखा देते हैं। ओके, एक तो ये जो कार चल रहा है इस पर एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स चाहिए और दूसरा अंदर की तरफ, नहीं, और ये देने वाला नॉर्मल तो वर्टिकली अपवर्ड है और एमजी नीचे है, तो देने वाला सरफेस के अलोंग कौन है? फ्रिक्शन ही। तो फ्रिक्शन किसी एंगल पे लगेगा, उसका एक कंपोनेंट टेंजेंशियल फोर्स देगा और एक कंपोनेंट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो इस डायरेक्शन में जो नेट एक्सेलरेशन है ना वो कौन देगा? फ्रिक्शन। वो कौन देगा? तो बेसिकली एफबीडी जो बनेगा, इस एफबीडी में आप ऐसा कह सकते हैं कि फ्रिक्शन कुछ इस दिशा में लगेगा, यस और नो, और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर होगा और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा, नहीं इधर वाला कंपोनेंट क्या करेगा? m इंटू
ए टेंजेंशियल प्रोवाइड करेगा और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, m इंटू ए सेंट्रीपिटल। यस और नो, ये दोनों कंपोनेंट एक तो टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड करेगा और एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। बोलो तो अब जरा हमको बताओ कि हम क्या करें, क्या क्या लिखे सो बताओ। एक तो नॉर्मल का वैल्यू mg के बराबर लिखे, नहीं बोलो ये फ्रिक्शन का वैल्यू। अच्छा, अगर किसी भी टाइम t पे हम इसका स्पीड पूछे आपसे तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इंटू, तो ये a सेंट्रीपिटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई r। और a टेंजेंशियल तो खुद ही बोल रहा है कि कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a से जा रहा है, तो ये वाला चीज तो a ही है और ये है v स्क्वायर बाई r। यस और नो, तो अब a नेट का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई r का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a नेट। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स का वैल्यू जो फ्रिक्शन होगा वो तो क्या हो जाएगा, m इंटू, दोनों कौन दे रहा है, फ्रिक्शन ही ना दे रहा है। इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा, उसका एक कंपोनेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहा होगा, दूसरा सेंट्रीपिटल। तो फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा m इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। ये और नो। अच्छा, एक बात और है कि v जो है वो टेंजेंशियल स्पीड है, मतलब स्पीड है। अभी क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंटू t। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जा रहा है तो v क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस at। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगर t कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जा रहा है तो t टाइम के बाद स्पीड क्या हो जाएगा, a इंटू टी। तो यहां से हम फ्रिक्शन का वैल्यू जो लिखेंगे वो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना लिखेंगे, अंडर रूट फ्रिक्शन का वैल्यू लिखेंगे m इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस v की पावर 4 बाई आर स्क्वायर। यस और नो। और v के जगह पे हम वैल्यू कितना रख देंगे, a इंटू टी। तो फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा m इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस a इंटू टी का पावर 4 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन का वैल्यू भी बढ़ेगा, फ्रिक्शन का वैल्यू भी, लेकिन एक समय के बाद फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम लिमिट को रीच करेगा। और फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिट क्या होता है, म्यू इंटू एन का वैल्यू बदल रहा है क्या, एन का वैल्यू तो कितना है, तो जस्ट बिफोर स्लिपिंग क्या होगा, जस्ट बिफोर स्लिपिंग क्या होगा, स्किडिंग क्या होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू संयोग से mg, और वो क्या हो जाएगा m इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 टी की पावर 4 बाई आर स्क्वायर। नहीं, और n के जगह पे वैल्यू कितना रख देंगे, n की जगह पे वैल्यू कितना रख देंगे, mg। तो म्यू इंटू mg इज इक्वल टू m अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 टी की पावर 4 बाई आर स्क्वायर। m से m कट गया। बोलो, अब टाइम ही चाहिए ना, तो एक बार स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग इसको। नहीं, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 टी की पावर 4 बाई आर स्क्वायर। नहीं, तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी की पावर 4। तो होल की पावर कितना रख दें, 1/4। तो वो हो जाएगा क्या चीज, टाइम का वैल्यू। यस और नो, कोई दिक्कत, इस समय के बाद कार स्किड कर जाएगी। पिछले सवाल इस सवाल में फर्क क्या है कि पिछले सवाल में कह रहा था कि स्पीड कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट स्पीड में जो भी फ्रिक्शन होगा वो सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। लेकिन अब स्पीड बदल रहा है, अब स्पीड को बढ़ाने के लिए जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो देने के लिए ना तो नॉर्मल उपलब्ध है ना तो mg, दोनों हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नहीं जो ट्रैक है।
वो देने वाला कौन? फ्रिक्शन के अलावा और कोई नहीं। तो फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन एडजस्ट कर लेगा। पहले फ्रिक्शन लग रहा था सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में, अब जो फ्रिक्शन भी होगा वो ये जो नेट एक्सेलरेशन है इस दिशा में फ्रिक्शन लग रहा होगा, और वो कितना हो जाएगा? m इंटू ए नेट। इज दैट ओके? लिख लीजिए इसको। अगला सवाल जो है वो जरा देखिए बच्चों। एक बॉल है, एक स्मूथ स्फीयर में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, दीवार के सहारे ऐसे से घूम रहा है। तो इसका स्पीड लेकिन कांस्टेंट है, बॉल का मास जो है वो m है। कांस्टेंट स्पीड से ये रिवॉल्व कर रहा है, और वो कांस्टेंट स्पीड कितना है? v है। रेडियस ऑफ सर्कल इज या स्फीयर इज r। आपसे पूछा जा रहा है कि ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, सब जगह आप हमको बॉल पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बताइए। इधर क्या होगा? नॉर्मल, और नीचे की तरफ mg। और तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर है? यहाँ पे टुवर्ड द सेंटर, v स्क्वायर बाय r। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ए पॉइंट पे, ए को na बोल दे, ए पॉइंट पे नॉर्मल को na बोल देते हैं। तो ए पॉइंट पे हम लोग क्या लिखेंगे? na माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो na का वैल्यू क्या हो जाएगा? mg प्लस mv स्क्वायर बाय r, ठीक। बी पॉइंट पे आते हैं, डी पे थोड़ा देर में आएंगे। बी पॉइंट पे थोड़ा एफबीडी में बताओ क्या क्या आएगा? इधर एन बी और इधर mg, नहीं और तो कोई नहीं है एफबीडी में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होगा? टुवर्ड दी सेंटर। यस और नो? बोलो। जानते एक बात, सच्चाई ये है कि एफबीडी में कोई और भी फोर्स जरूर से होगा, नहीं तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहने का सवाल ही नहीं होगा। लेकिन फिर भी अब हमको तो मतलब आपसे पूछा गया नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? NB इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, जो एक्सेलरेशन, ठीक। दूसरा, अच्छा अगर तुमसे पूछे कि अभी mg क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है? स्पीड को घटा रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहा है, पार्टिकल जा रहा है ऊपर, तो स्पीड को घटाने का काम कर रहा है। नहीं घट रहा है अगर, तो दैट मीन्स कोई ना कोई इसके ऑपोजिट में होगा, ठीक है क्या? सी वाले पॉइंट पे क्या है? नीचे की तरफ mg और इधर nc, नहीं क्या लिखेंगे हम लोग बताओ? nc प्लस mg बराबर mv स्क्वायर बाय r, नहीं तो nc का वैल्यू क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाय r माइनस mg, ठीक। अब थोड़ा सा डी और ई पे चर्चा कर लें। डी पे जरा बताओ कि कैसे बनाए हम एफबीडी। ओहो, इधर की तरफ तो mg और इधर nd, नहीं हाँ ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 37 डिग्री। तो mg का कंपोनेंट अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या क्या आएगा? बाबू हो,
mg का कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो सेंटर की तरफ है, नॉर्मल तो है ही सेंटर की तरफ, mg नहीं है। तो mg का अगर हम इधर वाला कंपोनेंट, mg cos, और इधर जो होगा वो mg sin 37, नहीं तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, nd माइनस mg cos 37 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, यस और नो। तो nd का वैल्यू क्या होगा, mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos 37 इज 4mg बाय 5। कोई दिक्कत, पक्का? हाँ, क्या ई पे भी बताओगे? अच्छा, mg sin 37 क्या कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कर रहा है, ओके। ई पे देख लें, बताओ तो जरा ई पे क्या क्या करें। इधर की तरफ कुछ कुछ चीज को मिटाना पड़ेगा, बाकी पार्ट सब अगर लिख लोगे तो लिख लो जल्दी। इधर की तरफ mg बना दे, और नॉर्मल इधर। अब बताओ नॉर्मल का कंपोनेंट ब्रेक करे कि mg का है, क्योंकि अलोंग द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस ब्रेक करते हैं। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। तो अगर हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करेंगे mg का, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, mg cos 53, और इधर mg sin 53। तो सेंटर जान निकल गया था। हाँ, सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या लिखाएगा, n का नाम देते हैं ne, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम जरा बताओ, ne प्लस mg cos 53 बराबर mv स्क्वायर बाय r। तो ne का वैल्यू हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r माइनस mg cos 53। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आप आराम से इसको नोट कर लीजिए सारा पार्ट को। अगला सवाल है, एक बॉल है, तीनों जगह पे उसका स्पीड भी है, किसी तरीके से हम लोग उसका स्पीड कांस्टेंट रखे हुए हैं। ए पे, बी पे और सी पे, तीनों जगह पे नॉर्मल रिएक्शन को कंपेयर करना है, ये कहाँ ज्यादा कहाँ कम, ठीक है, करके बताइए। हाँ बाबू, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूं तुमको सिर्फ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कंपेयर करो, तो यहां पर जो रेडियस होगा वो थोड़ा कम होगा, और यहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो थोड़ा, देख के ये बात समझ में नहीं आ रहा है ना? ठीक है, तो इस जगह पे अगर हम एफबीडी बनाएं, इस जगह पे अगर हम एफबीडी बनाएं, तो इधर की तरफ क्या होगा, Na, और नीचे की तरफ mg, नहीं तो क्या लिखाएगा इक्वेशन, Na माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय Ra। रेडियस, यहाँ के रेडियस को Ra बोल देते हैं, ठीक? कोई गलत बात क्या? तो Na का वैल्यू क्या हो जाएगा, mg प्लस mv स्क्वायर बाय Ra ये वाला रेडियस हो जाएगा, है ना? इज दैट ओके? अच्छा, यहां पर अगर एफबीडी बनाएंगे तो क्या होगा, नीचे mg और ऊपर नॉर्मल का नाम देते हैं nc। सेंटर तो ऊपर की तरफ होगा ना सर्कल का, बोलो।
सर्कल जो बनाए हैं इसका सेंटर ऊपर है, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स होगा, तो क्या लिखाएगा, सी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, आर सी का रेडियस, तो एन सी कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर सी। अच्छा यहां पर अगर सर्कल बनाओगे बउआ, बच्चा रामदास है, बच्चा रामदास, यहां सर्कल बनाओगे तो सेंटर किधर आएगा, नीचे नहीं, तो एफबीडी में अगर हम लोग बनाए तो नीचे की तरफ क्या आएगा, एम जी, और ऊपर की तरफ नॉर्मल, नहीं तो क्या लिखाएगा, एम जी माइनस एन बी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर बी, एम बी स्क्वायर बाई, तो एन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर बी। देखो जरा एन बी जो है एम जी से थोड़ा कम है, एन सी और एन ए जो है एम जी से थोड़ा ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली सबसे कम नॉर्मल कौन सा होगा, बी का। अच्छा एन सी है एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर सी, और एन बी एम जी प्लस स्क्वायर बाई आर ए, तो जिसका रेडियस ज्यादा उसका नॉर्मल कम, तो आर सी तो छोटा है ना, आर सी इज स्मॉल एज कंपेयर टू आर ए, इसका रेडियस बड़ा और इसका रेडियस छोटा है, तो जिसका रेडियस छोटा है वहां पे नॉर्मल, वो डिनोमिनेटर में है तो फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो नॉर्मल बढ़ जाएगा, तो एन सी और एन ए में किसका नॉर्मल ज्यादा, तो एन सी इज ग्रेटर देन एन ए, और एन बी तो एम जी से कम ही है, तो सबसे कम होगा, तो ये कंपैरिजन हो गया, इधर ओके लिख लीजिए। सुनिएगा, एक ब्रिज है कुछ ऐसा शेप का, ठीक, स्फीयर का एक हिस्सा या कि कह लो कनकेव पोर्शन है, इसका रेडियस आर है, इस पर एक कार है एम मास का, वो जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम स्पीड उसका क्या हो कि वो कांटेक्ट लूज किए बिना चले। एक चीज तुम देखोगे कहीं कहीं ब्रेकर बड़ा होता है ना, होता है सड़क पे, तो उस ब्रेकर पे अगर कभी कभी तुम बैठते होगे या बाइक चलाते देखते होगे कि तुम फेंका जाते हो थोड़ा ऊपर, है ना, तो एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा रहता है तब ऐसा होता है, ज्यादा स्पीड पे, तो वैसा ही सवाल है कि मैक्सिमम कितना स्पीड से ये चले, तो उससे ज्यादा स्पीड से चलने पे ये क्या करेगा, कांटेक्ट लूज कर देगा, ठीक है, मैक्सिमम सेफ स्पीड बोल रहा है विदाउट लूजिंग द कांटेक्ट। हाँ सुनिए मेरी बात, एफबीडी में क्या क्या बनाएंगे, नीचे एम जी, ऊपर नॉर्मल, नहीं सेंटर नीचे की तरफ होगा, ठीक, तो क्या लिखाएगा, एम जी माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, यस और नो, तो एन का वैल्यू क्या होगा, एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर बराबर एन, बी का वैल्यू जितना ज्यादा करेंगे नॉर्मल का वैल्यू उतना कम होगा, देख रहा है ना, बी का वैल्यू बढ़ाएंगे नॉर्मल का वैल्यू घट जाएगा, नॉर्मल घटते 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 कितना हो जाएगा, मिनिमम से मिनिमम नॉर्मल कितना हो जाएगा, है ना, तो नॉर्मल जब मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है, जीरो, तो जब नॉर्मल मिनिमम होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लें, एक्सप्रेशन में क्या परिवर्तन कर दें, व्हेन लूजेस कांटेक्ट, तो फिर ये स्पीड, ये एक्सप्रेशन क्या होता है, एम जी माइनस एम वी मैक्स का स्क्वायर बाई आर दैट इज जीरो, नॉर्मल जब कांटेक्ट लूज करता है तो नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो, एम जी माइनस एम वी मैक्स का स्क्वायर बाई आर बराबर जीरो, तो एम जी बराबर एम वी मैक्स का स्क्वायर बाई आर, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, वी मैक्स का वैल्यू कितना हो गया, अंडर रूट आर जी, ठीक, क्या चीज रह गया इसमें, बैंकिंग ऑफ रोड, तो उसको अगला क्लास में कर लेते हैं, उतना बड़ा टॉपिक तो है नहीं कि पूरा क्लास लेगा, देखते हैं उसके बाद वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट कर देंगे अगर समय बचेगा तो, ठीक है,
हम चाहेंगे ना डेथ वेल रोटर का मैक्सिमम स्पीड या म्यू का वैल्यू जो रिलेशन था, वी का और म्यू का जो था रिलेशन, तो वो प्लस ये जो है रूट आर जी, उसके बाद रूट म्यू जी आर, ये सब रिजल्ट याद रहे तो बेहतर है, याद रहे तो बेहतर है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, चलिए तब तक के लिए बाय बाय। क्या लेक्चर था ये हमारा? 5वां, 5th ना, ठीक है, 6ठा में खत्म कंप्लीट हो जाएगा।